नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं आपका होस्ट अंदर शिवा। हम बात कर रहे थे हिंदी व्याकरण की और अब हम उससे आगे जानेंगे। हमने देख लिया था कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बाद में देख लिया था व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। आगे हम जैसे भी बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है कि हिंदी है क्या आखिरकार। हिंदी है क्या दोस्तों आखिरकार? तो हिंदी आपकी क्या है? भाषा है। तो भाषा है तो भाषा के बारे में जानना भी हमें क्या है? अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। तो देखो, हिंदी हमारी क्या है? एक भाषा है। तो भाषा क्या होती है? हिंदी हमारी क्या है? एक भाषा है। तो अब बताओ भाषा क्या होती है? भाषा एक संप्रेषण का साथियों एक माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने विचारों और भावों के जितने भी मन के अंदर जो आपके विचार है, जो भाव है, उनका क्या करते हैं? आदान और प्रदान करते हैं। वही क्या है? भाषा है। जब भी हमें मन के जो भाव होते हैं उसका आदान और प्रदान करना होगा तो उसके लिए क्या अति आवश्यक है? तो उसके लिए साथियों आपकी भाषा ही अति आवश्यक है। जब मान लो ये एक व्यक्ति और ये एक व्यक्ति, इसे अपने क्या करना है? अपने विचारों का आदान और प्रदान करना है। अगर ये वाले व्यक्ति हिंदी जानते हैं, ये दोनों व्यक्ति हिंदी जानते हैं, तो अपने विचारों का आदान प्रदान किसकी भाषा के माध्यम से करेंगे? हिंदी भाषा के माध्यम से करेंगे। अब मान लो एक नन्ना मुन्ना छोटा सा बच्चा है, अब उसे बोलना ही नहीं आता है। तो क्या साथियों वो अपने विचार प्रदान कर पाएगा? बोलो हाँ या ना। नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि हाँ मुझे अपने मन के जो भाव है और विचार है वो कैसे आदान प्रदान करने हैं। तो ठीक है, तो जिस तरह की उन्हें भाषा का ज्ञान होता है उसी भाषा में क्या करते हैं? अपने विचारों और भावों का क्या कर सकते हैं? ये साथियों आदान प्रदान कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई है क्या? तो अब हम ये लिख लेते हैं। तो भाषा क्या है? एक संप्रेषण का एक माध्यम है। तो लिखो, भाषा क्या है? संप्रेषण का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव, अरे मन के अंदर क्या होते हैं? भाव या विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और जो भी आपके मन के साथियों, जो भी आपके मन के जो विचार और भाव होते हैं वो कैसे होते हैं? अध्वन्यात्मक होते हैं। और क्या होते हैं? अशाब्दिक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके मन के अंदर जो विचार और भाव है उनमें किसी भी प्रकार के क्या नहीं पाए जाते? शब्द नहीं पाए जाते। और उसमें किसी भी प्रकार के क्या नहीं पाया जाता? ध्वनि का स्वरूप नहीं पाया जाता। अगर आप उसमें शब्द नहीं है, वो बोल ही नहीं सकते आप, तो बताओ आप उसका आदान प्रदान कैसे करोगे? अपने मन के भाव है उसका आदान प्रदान कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या आवश्यक है? इसके लिए हमें आवश्यक है भाषा का ज्ञान होना। तो साथियों देखो, ये क्या है? संप्रेषण का एक ऐसा क्या है? माध्यम है। एक ऐसा क्या है? ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार का क्या करते हैं? आदान और प्रदान करते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि भाव और विचार क्या होते हैं। तो देखो, अपने मन के अंदर जो कौन से हैं साथियों? ये जो आपके भाव या क्या है? विचार है। भाव और विचार, ये भाव और विचार आपके कैसे होते हैं? मैंने अभी आपसे बात की थी कि भाव और विचार कैसे होते हैं? अध्वन्यात्मक और अशाब्दिक होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? अशाब्दिक होते हैं। और क्या होते हैं? अध्वन्यात्मक होते हैं। ध्वन्यात्मक होते हैं। इसका मतलब क्या होगा साथियों? यानी इनमें क्या नहीं होते? शब्द नहीं होते। ये किससे मिलकर बना है? देखो,
टुकड़े करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा शब्द कहना क्या चाहता है, आखिरकार ये कहना क्या चाहता है ये समझ में आ जाता है जब हम टुकड़े करते हैं, भाग में डिवाइडेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ए क्या है, ए धन शब्द धन इक प्रत्यय से मिलकर क्या बनता है, अशाब्दिक नाम बनता है। उसके आगे वाला क्या है, अध्वन्यात्मक, ए का यहाँ पर ए रखा, यहाँ पर ध्वनि, ध्वनि का आपका अर्थ क्या होता है साथियों, आवाज होता है। ध्वनि धन आत्मक, आत्मक, आत्मक का अर्थ क्या होता है, स्वरूप होता है। अरे आत्मक का साथियों अर्थ क्या होता है, क्या होता है, स्वरूप, स्वरूप होता है। और ध्वनि मतलब आवाज या ध्वनि का ध्वनि रख दो। जो आपके उपसर्ग होते हैं वो आपके, मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। शब्द नहीं, वो क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। और शब्दांशों का क्या नहीं होता, एक निश्चित अर्थ नहीं होता, वो किसी के अर्थ में आते हैं। यह मैंने आपको पहले ही दिन बाद बता दी थी। तो आपका यहाँ पर किसके अर्थ में आता है ये वाला उपसर्ग, ए वाला उपसर्ग, नहीं मनाही के अर्थ में आता है। किसके, तो ये वाला लिख दो, इसका अर्थ क्या होगा, न, नहीं या रहित के अर्थ में आता है। तो ये भी यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर भी ए उपसर्ग है, तो ये किसके में अर्थ में आएगा, न, नहीं और रहित के अर्थ में आएगा। ठीक है। और शब्द का शब्द क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, सार्थक इकाई होती है सबसे छोटी। भाषा की सबसे छोटी क्या होती है, सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द होती है। अब देखो यहां पर इसका अर्थ क्या, अशाब्दिक का अर्थ क्या निकला, जिसमें शब्द नहीं होते हैं, शब्द नहीं होते हैं, शब्द से क्या होते हैं, रहित होते हैं। क्या होते हैं साथियों, जिसमें शब्द नहीं होते हैं, अर्थात क्या होते हैं, शब्द से वो क्या होते हैं, रहित होते हैं। देखो शब्द रहित, शब्द रहित होंगे तो उसमें सार्थकता होगी क्या, नहीं होगी। उसके बाद में क्या है, ध्वनि रहित होते हैं या जिसमें ध्वनि का स्वरूप नहीं होता है, तो वो कौन से होते हैं आपके, वो आपके कौन से होते हैं, वे भाव और विचार होते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, हमें अगर हमें अपने मन के भावों का आदान प्रदान करना है साथियों, तो उसके लिए हमें क्या आवश्यक है, उसके लिए हमें परम आवश्यक है कि हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो भाषा का ज्ञान के लिए हमें, अगर हम भाषा जानते हैं, बताना चाहते हैं, अपने मन के भाव का एक्सप्रेशन करना चाहते हैं, तो हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, भाषा का ज्ञान। वो एक ही ऐसी चीज है साथियों, वो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा क्या है, प्रत्येक व्यक्ति, जैसे मैं अब भाषा, अगर मुझे हिंदी नहीं आती तो अब मैं अपने विचार किसके माध्यम से प्रदान कर रहा हूं, हिंदी भाषा के माध्यम से। अगर मुझे हिंदी नहीं आती है तो क्या साथियों आप मुझे सुन पाते, समझ पाते, नहीं नहीं नहीं, तो नहीं समझ पाते, तो ये बताओ, तो भाषा के माध्यम से पॉसिबल हुआ नहीं, भाषा के माध्यम से ही पॉसिबल हुआ ना। हाँ, तो इसके लिए क्या हमें आवश्यक है, भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। अब समझ लिया आपने भाषा की परिभाषा क्या है। पीछे देखो एक बार, पीछे वाली गली में देखो क्या है, कि एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने मन के भाव और विचारों का क्या करते हैं, आदान और प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो ये देख लिए भाव और विचार कैसे होते हैं, समझ लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो साथियों और आगे फिर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आते हैं आपके भाषा के, आपके क्या आते हैं, रूप और माध्यम आते हैं। तो देखो भाषा के रूप या माध्यम, तो देखो भाषा के रूप कितने होते हैं, माध्यम कितने होते हैं। तो भाषा के आपके रूप होते हैं, वो कितने होते हैं साथियों, भाषा के रूप या माध्यम कितने होंगे, 2 + 1 बराबर कितने होते हैं, 3 होते हैं। 2 + 1 बराबर कितने होते हैं, 3 आपके भाषा के क्या होते हैं, रूप और माध्यम होते हैं। 2 क्या होते हैं, मुख्य रूप होते हैं, 1 क्या होता है, गौण रूप होता है। कितने होंगे, 2 आपके क्या होंगे, मुख्य रूप होगा, 1 आपका क्या होगा, गौण रूप। तो देखो कौन से होते हैं, तो भाषा के मुख्य रूप कितने होते हैं, मुख्य रूप, और दूसरा कौन सा होता है यहाँ पर साथियों, गौण रूप। गौण रूप, मुख्य रूप कितने होते हैं, तो मैंने आपको बता दिए 2 होते हैं, और गौण रूप कितना होता है भाषा का, 1 होता है। गांठ बांध कर याद रख लो साथियों, कितने होते हैं, गौण रूप कितना होता है भाषा का, वो आपका होता है साथियों 1। अब मुख्य रूप में कौन से होते हैं, मुख्य रूप में से जो आप कर सकते हैं, जैसे मौखिक रूप होता है एक, तो दूसरा कौन सा होता है, लिखित रूप होता है। इनमें आप क्या है, समझ और समझा सकते हो दोनों में मुख्य रूप से। लेकिन ये क्या होता है, गौण रूप होता है, जो आपका कौन सा होता है, सांकेतिक रूप होता है। उस सांकेतिक रूप में संकेत अब कभी निश्चित नहीं होते। तो बताओ, जो भी मैं बोलूंगा
जो मैं आपको मतलब समझाऊंगा इशारों में, तो आप वही इशारा समझो, ये आवश्यक नहीं है। वही इशारा समझो, ये आवश्यक नहीं है। तभी तो बोलते हैं उसने इशारा किया था, उसने यानी संकेत किया था। तो संकेत सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, समझे आप? तो ठीक है, तो इसके मुख्य रूप से कितने होते हैं? मुख्य रूप में आएंगे दो। सबसे पहला कौन सा आएगा? अरे पहला कौन सा आएगा? मौखिक रूप। तो लिखो मौखिक रूप। उसके बाद में कौन सा होता है? लिखित रूप। कौन सा होगा? लिखित रूप होगा। दो हो गए। और यहां पर गौण रूप में मैंने आपको बताया था कौन सा होता है? सांकेतिक रूप। लिख दो सांकेतिक रूप हो गया। और संकेत कभी निश्चित नहीं होते। जो मैंने आपको बताया लिखित रूप में, लिखित रूप में, तो लिखित रूप में देखो साथियों, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है जिसको हम लिख सकते हैं? लिखित रूप कौन सा होता है? जो आप हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं साथियों? जिसमें हम लिख सकते हैं, वो जिसमें वर्णों और संकेतों का प्रयोग, वर्ण संकेतों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसके माध्यम से हम अपने मन और विचारों का एक दूसरे से क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। वो क्या होते हैं? लिखित रूप होता है। जिसमें मौखिक रूप से, जिसमें हम साथियों मौखिक रूप से अपने विचारों और भावों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। वो कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप होता है। और सांकेतिक रूप कौन सा होता है? संप्रेषण का वह माध्यम जिसके जो हम संकेत और इशारों के माध्यम से हम अपने क्या करते हैं? भाव और विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। वो कौन से होते हैं? सांकेतिक रूप होता है। तो भाषा की जो हम लिख सकते हैं, जैसे कौन सी है भाषा की सबसे छोटा जो मौखिक रूप होता है? मौखिक रूप में कौन सा होता है? मौखिक रूप में आपकी आएगी ध्वनि। इससे ध्वनि से क्या मैं आपसे पूछूं, ध्वनि से छोटा कोई है क्या जिसमें हम लिख सकते, अब बोल सकते हैं? नहीं होता। ध्वनि से छोटा कोई रूप होता ही नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख दूं कि मौखिक रूप है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। तो आपको कोई दिक्कत है या नहीं है? नहीं होगी, नहीं होगी ना। उसके बाद में मैंने बोला कि भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई कौन सी होती है जिसको हम लिख सकते हैं? तो ये बोलो, इसके छोटा कोई है क्या? इससे छोटा कोई इकाई है क्या हिंदी में जो मैं लिख सकता हूं? जैसे क हो गया, ग हो गया, च हो गया, ज हो गया। और इससे छोटी कोई इकाई है क्या जिसको मैं लिख सकता हूं? सिर्फ बोलने वाली इकाई है लेकिन लिखने वाली इकाई नहीं है। तो लिखने वाली इकाई ये, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्ण कहते हैं, है ना? वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? वर्ण। समझ में आ गई इतनी बात? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? ये क्या है? संकेत और क्या इशारे कभी निश्चित नहीं होते, निश्चित नहीं होते, होती नहीं है। तो ये देखो, तो यहां पर बात लिख लो कि भाषा की सबसे छोटी लिख मौखिक इकाई लिखो पहले। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, अब बताओ कौन सी होगी रे? बोलो कौन सी होगी मौखिक इकाई? तो वो आपकी होती है ध्वनि। हो गई। उसके बाद में आपका आता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तो लिखो भाषा की सबसे छोटी कौन सी लिखित इकाई? और वह कौन सी होगी? लिखित इकाई में कौन सी आएगी? वो होते हैं आपके वर्ण आते हैं। समझ गए? समझ गए या नहीं समझे? बोलो साथियों, इतना आपके क्लियर हुआ होगा। देखो, भाषा की सबसे छोटी कौन सी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वो आपके क्या है? वर्ण है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो लास्ट में हमने देख लिया था कि भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई कौन सी होती है और मौखिक इकाई कौन सी होती है। दो भागों में डिवाइडेशन किया। तो अब हम देख लेते हैं भाषा की सबसे छोटी जो आपकी लिखित इकाई है उसके बारे में देख लेते हैं। और भाषा की सबसे छोटी जो आपकी लिखित इकाई क्या है? वो आपके क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। वो आपके साथियों क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो देखो एक बार, इधर 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी
लिखित इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसे व्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथियों? व्रण कहते हैं। तो आपने क्या समझा? अब देखो साथियों, आपने क्या समझा कि एक ऐसी इकाई है, सबसे छोटी लिखित इकाई है। एक तो व्रण क्या है? भाषा की सबसे छोटी जो आपकी क्या है? लिखित इकाई है, जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्रण कहते हैं साथियों। अब वर्ण से छोटी कोई इकाई है ही नहीं। देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि सबसे छोटी। अब उसका देखो, मान लो ये वाला एक पेज है आपके पास में, आपने ऐसे फाड़ दिया, उसके बाद में आपने ऐसे फाड़ा, यहां से फाड़ दिया, लेकिन आप फाड़ते चले गए, लास्ट में आपको साथियों एक ऐसा अंश दिखाई देगा, एक ऐसा भाग आएगा जो आप तोड़ नहीं सकते, तो सबसे बड़ी में देखो, जो सबसे बड़ी मान लो आपके पास, मान लो शब्द है, सॉरी बोलो, मानो आपके पास वाक्य है, एक क्या है? वाक्य है आपके पास। वाक्य में किसका समूह होता है? शब्दों का समूह होता है। शब्दों को हमने बाहर निकाल लिया, तोड़ दिया, वाक्य को पूरे का पूरा क्या कर दिया? तोड़ दिया जगह से, तो क्या निकल कर आ गए? शब्द निकल कर आए। फिर इसके टुकड़े किए, जैसे में हमारे पास में एक शब्द आया, जैसे आम आया, इसके फिर हमने क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए और इसको बांट दिया, जैसे आधन मैं आ गया। अब देखो इसमें से ये देखो लास्ट वाले टुकड़े आ गए, उसके बाद में हमने इसको भी और तोड़ दिया, मैं धन ए आ गया। अब इससे छोटे टुकड़े कर सकते हो क्या? ये बताओ आप, इससे छोटे अंश आप कर सकते हो क्या? ना, गलती से भी आप इसके टुकड़े और कर ही नहीं सकते। तो वो इकाई लास्ट में जो आपके बच्चे, यहां पर देखो साथियों, लास्ट में ये वाला बचा है, ये वाला है क्या? अरे है, ये वाला है क्या? मैं और आ। और ये वाले है क्या? ये आपके क्या है? व्रण है। तो साथियों ये क्या है? व्रण है। इससे छोटी इकाई होती नहीं है, तो हम भाग में डिवाइडेशन कितना भी करते हैं तो वो होती नहीं है, तो वो कौन सी होती है? तो वो आपकी होगी एकमात्र इकाई। कौन सी होगी साथियों? वो आपकी होती है व्रण होती है। समझ गए होंगे? समझ गए या नहीं समझे ये बोलो। अब बोलो, मैंने मान लो जैसे ही वर्णों के टुकड़े किए और वर्णों से टुकड़े कर दिए, सॉरी हमने शब्दों के टुकड़े कर दिए, वो मिलकर बने किससे थे? तो वो आपके बने थे, किससे मिलकर बने थे? शब्द है वो किससे मिलकर बना होता है? वो आपके वर्णों से मिलकर बनाता होता है। देखो जैसे ही मैंने यहां पर मान लो, ये वाला लिया एक वर्ण, ये वाला लिया एक वर्ण, और ये वाला लिया एक वर्ण, ले लिया। इस तरह से मैंने मान लो वर्ण लिए। पहले इसके भाग और देख लेते हैं। सॉरी साथियों, तो इसके वर्ण के प्रकार कितने होते हैं वो भी देख लेते हैं। सॉरी, तो वर्ण के प्रकार कितने होते हैं साथियों? वर्णों की कुल संख्या बोल दो पहले तो। वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? नॉर्मली हम देखें तो कितनी होती है साथियों? वो आपकी होती है 44। कितने होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। वर्णों के फिर प्रकार कितने होते हैं? इन कुल जो आपके 44 संख्याएं हैं, इनकी कुल जो आपकी 44 संख्याएं हैं, कितनों भागों में बांट सकते हैं? इन 44 संख्याओं को देखो, इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांट सकते हैं। और पहला कौन सा होगा? स्वर वर्ण होता है। कौन सा होता है? स्वर वर्ण होता है। और सेकंड आपका कौन सा होता है साथियों? व्यंजन वर्ण। पहले कौन सा होगा? स्वर वर्ण होगा, और सेकंड आपका कौन सा होगा? व्यंजन वर्ण होगा। स्वर वर्ण कितने होते हैं साथियों? वो आपके होते हैं 11। कितने होते हैं? ये होते हैं 11, ये सब लोग जानते हैं। और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं। और 11 और 33 को जैसे ही जोड़ा जाता है वो कितने बन जाते हैं? 44 बन जाते हैं। और हमने वर्णों की संख्या की बात कितने की साथियों? 44 होते हैं। दैट्स ऑल। क्लियर हुआ ना? तो वर्णों की संख्या कितनी होती है? वो आपकी होती है 44। इसमें स्वर वर्ण कितने होते हैं? अगर आपसे पूछेंगे कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको चपके से चोरी से जवाब दे देना, कितने?
11। और व्यंजन वर्णों की आपकी संख्या पूछे तो वो कितनी होती है? 33 होती है। समझ गए? समझे या नहीं समझ गए? तो अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं वर्णों से मिलकर कौन सी इकाई बनी होती है। वो आपकी बनी होती है शब्द। आगे बढ़ते हैं और शब्द के बारे में जानते हैं। तो चलो आगे बढ़े। तो अब देखो साथियों, जैसे ही मैंने बात की यहां पर, जैसे ही मैंने बात की कि यहां पर क्या है? वर्ण है। ये वाला क्या है? वर्ण है। और ये वाला क्या है? वर्ण है। उससे मिलकर एक इकाई बनती है, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथियों? शब्द कहते हैं। बोल दिया कि शब्द कहते हैं। समझ गए? इसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और ये वाला शब्द देखो, मान लो कि हमने 3 वर्ण ले लिए, क, मैं और ल। ये 3 वर्ण लिए हमने, इनको कभी इसको जोड़ेंगे, कभी इसको जोड़ेंगे, कभी इसको जोड़ेंगे, कभी इसको जोड़ेंगे, कभी इसको जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़कर हम निर्माण करेंगे नए नए शब्दों का। जैसे देखो, पहले हमने 2 वर्ण लिए, जैसे कौन सा लिया? एक तो क लिया और उसके बाद में क्या लिया? मैं लिया। तो दोनों से मिलकर क्या बना? कम बना। लिख दिया। उसके बाद में हमने लिया क और ले लिया, तो क्या बना? कल बना। उसके बाद में हमने शब्द लिया मैं और ले लिया, 2 वर्ण लिए, तो कौन सा बना? मल बना। उसके बाद में मैंने लिए, उसके बाद में देखिए मैंने ली कै और फिर मैं लिया, उसके अंदर एक और जोड़ दिया, कौन सा? ले जोड़ दिया। क्या बना? कै मैं ले। उसके बाद में ये वाला लिया, यहां वाला, इसमें एक कै ले और उसमें क्या जोड़ दिया मैंने? मैं जोड़ दिया, तो क्या बन गया? कै ले और मैं बन गया। उसके बाद में साथियों देखो, उसके बाद में मैंने लिए, मैं लिया, ले ये वाला, और कौन सा बच गया? यहां में बच गया कै बच गया, तो ये वाला ले लिया, कै ले लिया। क्या बना? मैं कै मकल बन गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ? हो गया ना? अब देखो, मैं यहां पर काउंटिंग की बात करता हूं, जैसे गिनने की बात करता हूं, तो गिनती आपको आती है, यानी 1 के बाद कितने आते हैं? 2, 2 के बाद कितने आते हैं? 3 आते हैं। ये वाली गिनती आपको आती है। तो देखो यहां पर मैंने ये यहां पर 1 लिया, ये 2 लिया, कितने वर्ण लिए साथियों? 2। तो यहां पर कितने वर्ण हैं? 2। अब देखो, एक यहां पर, दूसरा यहां पर, कितने वर्ण है नेक्स्ट वाले में? यहां पर भी सर कितने हैं? 2। यहां पर एक ये वाला, एक ये वाला, कितने हैं? 2। तो यहां पर भी कितने हैं? 2। यहां पर बात करता हूं जैसे 1, 2, 3, तो यहां पर कितने हैं? 3। यहां पर जैसे ही आगे बढ़ता हूं धीरे से, तो कै ले मैं कितने हैं साथियों? 3। तो यहां पर कर दूं मैं 3। फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ा, 1, 2, 3, कितने हैं साथियों? 3। इतनी बात आपके समझ में आ गई? इतनी बात आपकी खोपड़ी में घुसी क्या? ठीक है, घुस गई सर, घुस गई। अब मैं यहां पर बात करता हूं वर्णों की संख्या कितनी कितनी है साथियों। मैंने पूछा कि यहां पर इन तीनों में कितनी है सर? 2 है। यही आपका जवाब होगा। मैंने जैसे ही नीचे कहा कि इनमें कितनी है, उसमें बोला आपने 2 से अधिक है, मतलब कितनी है? 3 है। ठीक है, यानी 2 से आपने बोल दिया सर, और सर कितनी है? 2 से अधिक मतलब कितनी है? 3 है। समझ गए? समझे कि नहीं समझ गए? तो अब इसकी परिभाषा लिखूं कि शब्द की परिभाषा कैसे होती है, पहले इसको देखो, गौर से देखो कि किसकी परिभाषा साथियों? शब्द की परिभाषा। देखो यहां पर शब्द, शब्द की परिभाषा यहां पर लिख लेते हैं बीच में। शब्द की परिभाषा, शब्द की परिभाषा। इसकी शब्द की परिभाषा जैसे ही मैं लिखना चाहता हूं कि 2 कितने वर्ण हैं? देखो 2 या 2 से अधिक, तो पहले परिभाषा शुरुआत करता हूं कि 2 या 2 से अधिक वर्ण, ज्यादा हो गए तो वर्णों, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब देखो साथियों, यहां पर मैंने यहां पर कितने वर्णों की बात की सर? 2 की बात की, 2 से अधिक की बात की। परिभाषा में कितनों की बात की? 2 या 2 से अधिक। क्या है? वर्ण।
यानी वर्णों के क्या है सार्थक। इसका सार्थक मैं भी बताऊंगा कैसे है। और इनका क्या किया गया, योग किया गया, जोड़ा गया, समूह बनाया गया है ना। इन दो वर्णों का क्या किया गया, यहाँ पर योग किया गया। देखो साथियों, यहाँ पर इन दो वर्णों का क्या किया गया है, देखो यहाँ पर इन दोनों को मैं क और मैं को जोड़ा गया है, नहीं कि जोड़ा गया, जोड़ा गया है। उसके बाद में क और ल को जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया, जोड़ा गया है। उसके बाद में देखो कह ल और मैं का योग किया गया या नहीं किया गया, किया गया है। तो के समूह बनाया गया ना, तो समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ये वाली बात आपके समझ में आ गई ना, बोलो ये वाली इतनी बात आपके समझ में आई, इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई, ठीक है आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या क्या होता है। अब बात एक समझ में नहीं आई, बाकी आ गई, सर ये सार्थक वाले क्या मामला है, ये मामला खोपड़ी में नहीं घुसा, तो अब घुसा लेते हैं। देखो सार्थक वाला मामला क्या है, तो यहां पर मैंने दो वर्णों की बात की, यहां पर दो की, यहां पर दो की, यहां पर तीन की, यहां पर तीन की, और नीचे वाले में कितने की, तीन की कर ली, ठीक है। तो अब देखो मैंने इसका सार्थकता चेंज की या नहीं की। देखो पहले मेरे पास क्या था, कै और मैं दो थे, फिर मैंने कै का कै ले लिया और मैं की जगह किसको लेकर आ गया, ले को चेंज कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर मैं ये वाला आ गया यहाँ पर, और ले यहाँ पर आ गया, कर दिया। इन दोनों इसका सीक्वेंस चेंज किया या नहीं किया, कर दिया सर, हाँ जी। उसके बाद में देखो कै का कै है, मैं और ले, इसमें तीसरा कौन सा जोड़ा, ले जोड़ा। उसके बाद में देखो मैंने इसका कै का की जगह कै रख दिया, ले की जगह क्या कर दिया, ले को मैंने चेंज कर दिया, और मैं को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब इन दोनों का सीक्वेंस चेंज किया या नहीं किया, बोलो जी बोलो, कर दिया। उसके बाद में देखो कै कहां पर ले गया, मैं यहां पर ले गया नेक्स्ट वाले में, और ले का ले यहां पर रख दिया, और मैंने यहां पर कर दिया। अब इनका क्रम चेंज किया ना, जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, जब आप छोटे बच्चे थे, तब देखो आपने क्या, आपने जो आपके मिसिंग जो शब्द वर्ण दिए होते थे, और आपको क्या बनाना था, एक सार्थक शब्द का निर्माण करना था। यही हमने किया है साथियों, यही हमने किया। हमारे पास कौन से वर्ण थे, कै, ले और मैं, तीन वर्ण थे। इन तीनों वर्णों से हमने क्या बनाए हैं, अलग अलग भांति कितने क्या बनाए हैं, शब्द बनाए हैं। इनका कभी तो कै को पहले रख दिया, कभी ले को पहले रख दिया, कभी मैं को पहले रख दिया, चेंज किया ना इनका ऑर्डर, किया सर। तो उसके बाद में देखो, तो इनका क्रम चेंज किया, और जैसे ही हमने इसका क्या किया गया साथियों, क्रम चेंज किया गया। एक बार रुको, बस 1 मिनट की बात है। तो यहां पर क्रम चेंज किया ना, किया सर, क्रम चेंज किया, इसका क्रम समझ में आ गया। तो ये क्या है, इसका क्रम भी क्या होना चाहिए, इसका समूह भी क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए साथियों। और मैं आपको बता दूं हिंदी भाषा में कौन से चलते हैं आपके सार्थक शब्द, दो प्रकार के होते हैं, वो किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अगली वाली स्लाइड में एक बार चलते हैं कि जो आपके इसके जो आपके क्या है, क्या होते हैं, जो आपके अर्थ के आधार पर साथियों, अर्थ के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो होते हैं आपके सार्थक शब्द, सार्थक शब्द होते हैं। एक और कौन से होते हैं, जो आपके निर्थक शब्द होते हैं। एक कौन से होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, निर्थक शब्द होते हैं, निर्थक शब्द होते हैं। और भाषा में आपके कौन से चलते हैं, सार्थक शब्द चलते हैं, और कौन से नहीं चलते, निर्थक शब्द नहीं चलते, ठीक है। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर 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 नए नए शब्द बनाने हैं, तो कभी ना कभी वाले ये वाले शब्द बनेंगे या नहीं बनेंगे, जी हाँ बनेंगे। और हमें क्या कौन से चाहिए भाषा में, ये वाले शब्द। तो फिर ये मामला क्या है, ये वाले क्यों आते हैं, फिर ये बताओ। ये आपके सार्थक शब्दों के साथ में आते हैं निर्थक शब्द, सार्थक शब्दों के साथ में आते हैं निर्थक शब्द। जब हम ये पढ़ते हैं ना, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, सार्थक, यानी सार्थक शब्द किससे मिलकर बना है, देखो साथियों ये किससे मिलकर बना है, ये वाले टुकड़े करो, स धन अर्थ धन अक, ये इससे मिलकर बना है। तो स धन अर्थ धन अक से किसका निर्माण हुआ है, सार्थक। यानी स मतलब साथ या सहित, इसके साथ और सहित क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। जिसके साथ और सहित क्या होते हैं, अर्थ हो, वो कौन से होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं। निर्थक शब्द किससे मिलकर बना है, निर्धन अर्थ धन अक से मिलकर क्या बनता है, निर्थक शब्द बनता है। अब देखो निर मतलब क्या होता है, रहित यानी बिना के, अर्थ मतलब अर्थ, जिसमें क्या है, अर्थ नहीं होता, अर्थ के बिना होते हैं। अरे निर्थक शब्द होता है, निर्थक का आप प्रयोग करते हो क्या, जिसका अर्थ ही नहीं है भाषा में, उसका प्रयोग आप कर सकते हो क्या, ये बोलो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कौन से, सार्थक शब्द चाहिए।
तो इनका मामला क्या है फिर? ये निर्थक शब्द, ये आपके जो सार्थक शब्द होते हैं ना उनके साथ में आते हैं। निर्थक शब्द है वो सार्थक शब्दों के क्या आते हैं? साथ में आते हैं। तो निर्थक शब्द कब, जैसे मान लो जैसे आया आपके पास चाय वाय, कपड़े लत्ते, चाय वाय कपड़े लत्ते, ठीक है। तो चाय वाय, यहां पर चाय आपका क्या है? सार्थक शब्द है, और ये वाला वाय आपका क्या है? निर्थक शब्द है। निर्थक क्या है? शब्द है। और ये किसके साथ में आया है? सार्थक शब्दों के क्या आया है? साथ में आया है। समझ गए आप इतने? तो भाषा में आपके कौन से चलते हैं? सार्थक शब्द चलते हैं। यूज भी हम कौन से करते हैं? सार्थक शब्द करते हैं। निर्थक शब्द सार्थक शब्दों के क्या आते हैं? साथ में आते हैं, वरना हम इसका यूज करते ही नहीं। समझ गए? अब हम पीछे चलते हैं, पीछे वाली गली में चलते हैं, और पीछे वाले मोहल्ले में देखो क्या क्या है। यहां पर देखो, मैं अब इनमें से पूछूं आपके पास में सार्थक शब्द कौन कौन से? पहले बोलो। पहले हमारे पास में कम, आपने नाम सुना है? हाँ जी हाँ सर सुना है। इसका मतलब ये क्या है? कम आपका क्या है? कम आपका क्या है? सार्थक शब्द है। उसके बाद में कल क्या है आपका? सार्थक शब्द है, सुना है। मल भी आपने नाम सुना है, यहां पर मल का त्याग करना मना है, तो मल आपने नाम सुना है। और ये वाला आपने सुना ही होगा कमल का, और कलम का, ये भी कलम से मैं लिखता हूं, ये वाला भी सुना है। लेकिन मकल आपने सुना है क्या? ना जी ना, मकल का आपने नाम नहीं सुना। तो इनमें ये वाले क्या है? ये वाले क्या है? सार्थक शब्द है। ये वाला भी सार्थक, ये वाला भी सार्थक, तीसरा वाला भी सार्थक, चौथा वाला भी सार्थक, पांचवें वाला भी सार्थक। ये वाला क्या है? निर्थक है। सॉरी सर हमने इसका नाम नहीं सुना, तो ये वाले क्या है? निर्थक है। तो अगर हमारे पास ये क्रम चेंज किया हमने, ये वाला कै का यहां पर ले गए साथियों, देखो कै को हमने कहां पर? यहां पर ले गई, ले को यहां पर लाए, मैं को यहां पर, तो क्रम नहीं चेंज किया, तो इनका समूह भी कैसा होना चाहिए साथियों? सार्थक होना चाहिए। अब बताओ ये वाली डेफिनेशन आपके समझ में आई या नहीं आई? यानी ये परिभाषा है वो आपके समझ में, जहन में बैठ गई ना, कि 2 या 2 से अधिक शब्द कितने होने, वर्ण कितने होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक। उसके बाद में उसका क्या होना चाहिए? सार्थक समूह। समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। समझ में आ गई ना? ठीक है सर, हाँ जी हाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने एक समस्या आती है कि आपके, अगर हमें ये वाले वर्णों से शब्द मिलकर बने होते हैं, तो ऐसी एक क्या क्या है कि शब्द का निर्माण करने वाली आपकी इकाइयां कितनी होती है? वो आपकी होती है साथियों 4। तो यहां पर लिखो शब्द निर्माण की इकाई, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो आप, शब्द निर्माण की इकाई। जो आपके शब्द निर्माण की इकाई, ये शब्द निर्माण की इकाई कितनी होती है? वो होती है आपकी 4। कितनी होती है? 4 होती है। और इनमें से आपकी सबसे पहली कौन सी होती है? वो आपकी होती है संधि। कौन सी होगी साथियों? वो आपकी होगी संधि। दूसरी कौन सी होती है? संधि होगी संधि। दूसरी कौन सी होगा? समास। उसके बाद में कौन सी होगा? उपसर्ग। उसके बाद में कौन सा होगा? प्रत्यय। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं साथियों, देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। आते ही किसका वार किया? आते ही हमने समझा था कि भाषा क्या होती है, कि संप्रेषण का एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने विचारों और भाव का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं सर, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे ही इसके बाद में हम बढ़े तो उसके बाद में देखा विचार और भाव क्या है? दोनों क्या होते हैं? अशाब्दिक होते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही देख लिया कि भाषा के रूप और माध्यम कितने होते हैं? मुख्य रूप से 2 होते हैं। एक और होता है आपका गौण माध्यम, वो कौन सा होता है? तीसरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सांकेतिक रूप होते हैं। और भाषा की सबसे छोटी, हमने उसके बाद में बात कर ली कि भाषा की जो आपकी सबसे छोटी जो आपकी कौन सी है मुख्य इकाई कौन सी होती है? वो आपकी होती है ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है? वो आपकी होती है वर्ण होते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़े और आगे बढ़े, हमने वर्णों के बारे में जाना। वर्ण क्या है, कैसे है, क्यों है, इस वर्णों के प्रकार कितने हैं, संख्या कितनी है, ये भी हमने बात कर ली। उसके बाद में साथियों हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही किसका अध्ययन किया? आगे बढ़े, वर्णों की संख्या बदल दी। उसके बाद में देख लिया शब्द। शब्द क्या है, शब्द कैसे बनता है, ये वाली बात हमने आज सीखी है साथियों। उसके बाद में देख लिया कि शब्द निर्माण की इकाइयां कितनी होती है, तो मुख्य रूप से कितनी होती है? ये आपकी जितनी भी होती है वो होती है 4 होती है। पहली संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये कितनी होती है? 4 होती है। आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में।